हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आई एम एन ऑथर ऑफ these two workbooks of Science 1 and Science 2 for Standard 10 Maharashtra Board. If you want to purchase that workbooks are available at Amazon and the links are given in the description box. Go and check it. Thank you. In this video, we are going to start the lecture number first of the chapter हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन ऑफ सायन्स 2 फॉर स्टँडर्ड 10. तर कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. आज हम चालू करने जा रहे हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. आपको पता ही होगा, आप 9th स्टैंडर्ड में कुछ हेरिडिटी के बारे में पढ़े होंगे, राइट. उसके बाद अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का अगर बेसिक आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी चैप्टर है. तो अगर आपको ये चैप्टर ईजी करना है तो हमको 9th स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से. तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिख रहे होंगे. देखो, अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एनिमल दिख रहा होगा. इस एनिमल का आपने कभी ना कभी देखा होगा, राइट. इस एनिमल को देखने के बाद आपको एक दिमाग में ख्याल आएगा, ये एनिमल बहुत सारे सेल से बना है. आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि ह्यूमन बीइंग आर मेड अप फ्रॉम द सेल्स. तो हम इसको थोड़ा थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है. तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं. तो आपको ब्रेक करने के बाद अलग अलग ऑर्गन मिलेंगे. जैसे हेड मिल रहा है, 2 लेग्स मिल रहे हैं, 2 हैंड, एक स्टमक, ऐसे अलग अलग ऑर्गन मिले. फिर आपको उसके हैंड के ऊपर देखो एक डॉट दिख रहा होगा. अगर मैं उस सरफेस को जूम करके देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है. ये क्या है? इज नथिंग बट द टिश्यू. अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दे आर द इपिथेलियल टिश्यू, ओके, जो स्किन में प्रेजेंट रहते हैं. तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ द सेल. मतलब कुछ सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. और दिखने में कुछ ऐसा लगता है. मतलब अलग अलग टाइप के टिश्यूज रहते हैं, हमने सिर्फ एक ही टिश्यू को देखा है. उसके बाद अगर एक ग्रुप ऑफ सेल होगा मतलब हम टिश्यू के अंदर भी जा सकते हैं. अगर टिश्यू को अगर जूम करते हैं तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको आपने पहले स्टडी किया होगा. दे आर कॉल्ड एज सेल. अब सेल क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी. मतलब क्या होता है? इसको एक स्ट्रक्चर है खुद का. उसके बाद ये अपने बॉडी का सबसे फंक्शनल ऑर्गन है. मतलब क्या? मतलब अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे माउथ में जो सेल्स है वो काम कर रहे हैं. एक्चुअली मेरा माउथ काम नहीं कर रहा है, मेरा माउथ के सेल्स काम कर रहे हैं. उसी तरह अगर मेरा हाथ आप देखते हो, अगर हाथ हिल रहा है मतलब क्या हो रहा है? मेरे हाथ के सेल्स काम कर रहे हैं. मतलब आपकी बॉडी कोई भी मूवमेंट अगर करती है तो इसका सबसे पहला काम कौन करता है? दैट इज सेल. इसीलिए सेल को अपने बॉडी का सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट माना जाता है. उसके भी अंदर अगर हम जाते हैं तो आपको कुछ ऑरेंज कलर का सर्कल उसमें दिख रहा होगा. देखो, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस को अगर हम जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. इसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स. क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स. अब एक क्रोमोसोम के अंदर भी अगर आप देखोगे कुछ हरे लाइंस आपको दिख रहे हैं. देखो, कुछ इस तरह के ये बनते हैं. इसको बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर्स. इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन फाइबर. अब ध्यान से देखना, एक क्रोमेटिन फाइबर को अगर मैं उस हरे इसको एक बार जोर से अगर खींचूं तो मुझे उसमें से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा.
तो इस स्ट्रक्चर के बाद आपको दिख रहा होगा कुछ रेड कलर के लाइंस दिख रहे होंगे, दैट रेड कलर लाइंस आर अगेन कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर। और वो किसी के ऊपर तो भी कंडेंस हुए दिख रहा है आपको, कुछ ब्लू कलर के बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इससे बोला जाता है हिस्टोन। उसके बाद अगर मैं उसको पूरा खींच खींच के बाहर निकालता हूँ तो मुझे लास्ट में दिखता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो अपने बॉडी का हेरिडिटी कॉज करने वाला मेंबर हमको मिल गया, दैट इज डीएनए। अब आपको पता चल गया डीएनए है कहाँ पर, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डीएनए एक्चुअली है कहाँ पर। तो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले एक हमने ह्यूमन की बॉडी देखी, उसके फिर हमने कुछ पार्ट्स किए तो हमको क्या मिले, हमको ऑर्गन्स मिले। ऑर्गन को अगर हमने जूम आउट किया तो मुझे क्या मिला, कुछ ऑर्गन बने हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यू से, और टिश्यू क्या रहता है, ग्रुप ऑफ सेल। अगर उसको भी हम जूम आउट करते हैं तो मुझे मिलता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स। और सेल के अंदर एक सर्कुलर पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसे अगर हम जूम करते हैं तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम के अंदर आपको क्रोमेटिन फाइबर दिखेगा, उसको अगर हम खींचोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। अगर हम इस डीएनए को बाजू में देख के देकर ऊपर देखो दिख रहा होगा। अगर इस डीएनए को ध्यान से देखना, मैं नीचे से एक ऐसे पकड़ता हूँ और ऊपर से ऐसे पकड़ता हूँ और दोनों हाथों की मूवमेंट कुछ इस तरह करता हूँ, मतलब एक हाथ इस तरह जा रहा है तो दूसरा हाथ मेरा इस तरह जाने को ना, ऐसी अगर मूवमेंट करता हूँ तो ये डीएनए पूरा का पूरा आपको एक लैडर लाइक डीएनए दिखेगा, लॉन्ग स्ट्रेट लैडर लाइक डीएनए आपको दिखने को मिलेगा। सो अब हम डीएनए क्या होता है और कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं डीएनए कैसे फॉर्म होता है और डीएनए के बारे में डिटेल में। तो लेट अस स्टार्ट डीएनए। तो डीएनए क्या है, इसमें का हर एक वर्ड बताता है। डी स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज, उसमें का एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड ए स्टैंड फॉर एसिड। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपको कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आपको क्या लिखना है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन लिखते समय आपको एक बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि हर एक वर्ड का इनिशियल जो है वो कैपिटल आना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया। डीऑक्सीराइबोज का डी कैपिटल, न्यूक्लिक का एन कैपिटल और एसिड का ए कैपिटल। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बनता है 3 मेन कंपोनेंट से। तो पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब क्या आपको बता रहा है, पेंटोज मतलब 5। इसमें आपको एक शुगर का स्ट्रक्चर मिलेगा जो पेंटागन जैसा दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, दैट इज पेंटागन। चलो इसको हम अरेंज करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह के अरेंजमेंट दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मेरे ऊपर देखो शुगर अरेंज हो रहे हैं। इस तरह भी दूसरा स्टैंड, जैसे कि डीएनए में 2 स्टैंड रहते हैं तो 2 स्टैंड में शुगर अरेंज हुए। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करो, पहला जो स्टैंड है उसका शुगर का जो पेंटागन है वो सीधा है, लेकिन दूसरा जो स्टैंड है उसका पेंटागन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो याद रखना, पहला स्टैंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा 100% डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अगर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में तो फर्स्ट क्या रहेगा, डाउनवर्ड। ये दोनों भी एक दूसरे को अपोजिट रहेंगे। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड कंपोनेंट आपको मिलता है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, और दिखाया जाता है इस साइन से। तो चलो फॉस्फेट ग्रुप को भी हम उधर स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो आपको 2 शुगर को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, फॉस्फेट ग्रुप। आपको दिख रहा होगा 2 शुगर के बीच में फॉस्फेट ग्रुप अरेंज हो रहा है। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, दोनों को पकड़ के रखेगा, जैसे कि उसका बॉन्ड पकड़ के रखेगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा सभी इधर फर्स्ट इसमें सभी इसको फॉस्फेट ग्रुप ने सभी शुगर को पकड़ के रखा है। उसके बाद इधर का देखो तो आपको दिख रहा होगा दूसरे फॉस्फेट ग्रुप ने भी उस स्टैंड के सभी शुगर को पकड़ के रखा है। उसके बाद आता है थर्ड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। देखो नाइट्रोजनस बेसिस आर गेट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। उसमें से पहला टाइप आता है प्यूरिन, और अगेन प्यूरिन गेट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो उसमें से फर्स्ट टाइप आता है एडेनाइन, और डिनोट किया जाता है ए से। और एडेनाइन को मैं फिर से स्ट्रक्चर में लगाने वाला हूँ। देखो एडेनाइन को मैंने 2 जगह पे लगाया है, फर्स्ट स्टैंड में भी लगाया और इधर के सेकेंड स्टैंड में भी लगाया।
उसके बाद प्यूरिन का सेकेंड कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्वाइनाइन। ग्वाइनाइन डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और कैपिटल जी को भी मैं स्ट्रक्चर में अरेंज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट स्टैंड में भी अरेंज किया, सेकंड स्टैंड में भी अरेंज किया। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है नाइट्रोजनस बेसिस का कॉल्ड एज पायरेमिडीन। सेकेंड टाइप को क्या बोला जाता है? पायरेमिडीन। और पायरेमिडीन फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें से पहले पार्ट को बोला जाता है साइटोसिन और डिनोटेड बाय कैपिटल सी। फिर से मैं उसको स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। देखो आपको साइटोसिन दिख रहा होगा फर्स्ट स्टैंड में और सेकंड स्टैंड में। उसके बाद पायरेमिडीन का सेकंड कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज थायमिन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। उसको भी मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको समझा होगा डीएनए तीन मेन चीज़ों से बना है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज पायरेमिडीन। उसके बाद उसके फॉरवर्ड जाते हैं तो प्यूरिन गेट्स डिवाइड इनटू टू सब टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड एज एडेनाइन डिनोटेड बाय ए एंड ग्वाइनाइन डिनोटेड बाय जी। उसके बाद pyrimidine is again get divided into two types that is called as cytosins denoted by capital C and thymine denoted by capital T। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने तो अरेंजमेंट करके दी कि किधर भी A को लगाया, किधर भी G को लगाया, किधर भी C को लगाया, इसका कोई सीक्वेंस रहता है क्या? तो ध्यान में रखना, आप अभी अर्थ के ऊपर 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स आर अवेलेबल, लेकिन एक का भी डीएनए मैच नहीं करता है, आपको अच्छे से पता होगा। इसीलिए हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं। तो डीएनए एक का भी मैच नहीं करता है क्योंकि उसका सीक्वेंस किसी के लिए बराबर नहीं रहता है। तो आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आप किसी को भी कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जो ए है हमेशा बॉन्ड करेगा टी के साथ और टी हमेशा बॉन्ड करेगा ए के साथ। उसी तरह जी जो है वो हमेशा बॉन्ड करेगा सी के साथ और सी हमेशा बॉन्ड करेगा जी के साथ। तो इसको बोला जाता है दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो फर्स्ट देखो ए के साथ उसके सामने मैंने कौन रखा? टी। उसी तरह सी के सामने मैंने कौन रखा? जी। जी के सामने मैंने कौन रखा? सी। एंड टी के सामने मैंने कौन रखा? ए। ये हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, दूसरे के साथ एक कभी बॉन्ड नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टैंड को सरका के वहाँ पे अरेंज करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक्चुअल डीएनए ऐसा रहता है लेकिन वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रहता है, इसलिए हमको दिखने में कैसा दिखता है, जस्ट लाइक दैट। आई होप कि आपको डीएनए समझा होगा, वो कैसे फॉर्म होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, सब कुछ समझा होगा। तो इसी तरह इसका एक भाई भी आता है जिसका नाम है RNA। तो RNA क्या होता है, कहाँ पे रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। R स्टैंड फॉर राइबोस, N स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड। इसमें का R करेगा स्टैंड राइबोस के लिए, N स्टैंड करेगा न्यूक्लिक के लिए एंड A स्टैंड फॉर करेगा एसिड के लिए। तो देखो इसके बाद मेरे सर के ऊपर आपको एक व्हाइट कलर का बड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा, उसको बोला जाता है सेल। सेल के अंदर एक सर्कुलर पार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक और रहता है जो व्हाइट कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है न्यूक्लियस को छोड़ के, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो RNA का लॉन्ग फॉर्म बनता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसमें का R स्टैंड करता है राइबोस के लिए, N स्टैंड करता है न्यूक्लिक के लिए एंड A स्टैंड करता है एसिड के लिए। उसी के सामने सेल भी देख लिया। तो याद रखना RNA के मेन 3 टाइप पड़ते हैं। तो 3 टाइप के RNA हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला RNA है mRNA, सेकेंड रहता है tRNA एंड थर्ड रहता है rRNA। आई रिपीट, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो इसके लॉन्ग फॉर्म भी होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। mRNA मतलब क्या रहता है? इट इज स्टैंड फॉर मैसेंजर RNA। जैसे कि इसका नाम है, एक कुछ मैसेज कैरी आउट करेगा। वो कैसे मैसेज कैरी आउट करता है, क्या करता है, वो सब भी हमको 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में पढ़ना है। जबकि हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इतना जान लो कि mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। उसी तरह मैसेंजर RNA दिखता कैसे? तो अगर आप मैसेंजर RNA दिखते होंगे तो ऐसा दिखता है मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA सेल के अंदर कहाँ पे रहेगा? हमेशा मैसेंजर RNA सेल के न्यूक्लियस में ही मिलेगा। तो मैसेंजर RNA हमें कहाँ पे मिलेगा? दे आर इन द
न्यूक्लियस ऑफ द सेल। उसके बाद टीआरएनए का लॉन्ग फॉर्म बनता है ट्रांसफर आरएनए। नाम बताता है ट्रांसफर, मतलब ये क्या करेगा, एक किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्या करना है क्या नहीं करता है बाद में लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, तो टीआरएनए दिखता कैसे, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिखता है। अब टीआरएनए रहता कहाँ पे है, तो याद रखना टीआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। एमआरएनए न्यूक्लियस में, टीआरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा और उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद आरआरएनए, उसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, जो दिखने में आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। लेकिन इसके बारे में एक बात बता दूं, अगर आप गौर से देखते हो उस फिगर की तरफ तो आपको दिख रहा होगा उसमें दो यूनिट आते हैं। एक बड़ा यूनिट आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक छोटा सा नीचे यूनिट दिख रहा होगा, और वो इस तरह का मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर एमआरएनए जाएगा, उसके बाद जो प्रोसेस होंगी वो आपको बाद में फिर से देखना ही है। तो उसके बाद कुछ देर बाद ऐसे फिर से बंद भी हो जाएगा। तो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए दो पार्ट का बना रहता है, एक बड़ा सा पार्ट एक छोटा सा पार्ट। और आरआरएनए कहाँ पे रहेगा, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमेशा साइटोप्लाज्म में। वो भी आपको कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइटोप्लाज्म। तो फिर से एक बार, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसके तीन मेन टाइप आते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का लॉन्ग फॉर्म आता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का लॉन्ग फॉर्म आता है ट्रांसफर आरएनए, एंड आरआरएनए का लॉन्ग फॉर्म आता है राइबोसोमल आरएनए, जिनके स्ट्रक्चर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया। उसके बाद एमआरएनए हमेशा प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में। उसके बाद टीआरएनए हमेशा प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में, एंड आरआरएनए भी प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में। उसी के साथ एक बात मैं अगर बता दूं कि उसमें का जो एमआरएनए है ये टेम्पररी रहता है, कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद एमआरएनए बचेगा नहीं। लेकिन टीआरएनए एंड आरआरएनए हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगे। तो एक और बात मैंने आपको बता दी। तो ये सारा बेसिक था जो हमको इस चैप्टर में काम में आएगा। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस चैप्टर के साथ जो 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान देना, इसकी अगर आपको टेस्ट सॉल्व करनी है तो ऑनलाइन टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने, कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, तो यू कैन परचेस माई अवर बुक, जिसके ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए आरएनए के ऊपर एक स्पेशल एक्सरसाइज आपको बिल्डअप करके दी है। यू कैन गो इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फ्रॉम दैट यू कैन परचेस। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।